ये पूरा कोर्स आपका क्वेरी पे डिपेंड होता है। इसमें आपको क्वेरी लिखना होता है और ये क्वेरी सीखना पड़ेगा आपको। इसमें मोर देन 100 क्वेरी चलाएंगे हम लोग। अपनी नोटबुक निकाल के रखना। कोई काम करने के लिए अगर मैंने कहा चलो डाटाबेस बनाते हैं, तो कहने से डाटाबेस नहीं बनता है। इसमें लिखना पड़ता है क्वेरी को। तो डाटाबेस बनाने की क्या क्वेरी होती है वो मैं साइड में लिखूंगा। तो मैं पहले ऊपर टाइटल बोल दूंगा कि हम ये करने जा रहे हैं, उसकी हेडिंग बनाओ, और इसके लिए जो क्वेरी मैं यहाँ पे सिस्टम पे रन करके दिखाऊंगा उसको नोटबुक में उतार लो। तो इस तरीके से प्रॉपर एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20-25 पन्ने भरेंगे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस होगी टॉपिक के साथ कि किस काम को करने के लिए कौन सी क्वेरी चलाई जाती है। आपको क्वेरी आ जाएगी तो आप काम कर पाओगे। सिंपल। इसके लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा था। ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा, लेकिन जिनकी पहली क्लास है उन्होंने नहीं करा होगा। तो अगल बगल में काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी हेल्प ले लेना सेटअप को इंस्टॉल कराने के लिए। अगर उनमें से कोई बच्चा आपकी हेल्प ना कर पाए या उसके पास टाइम नहीं है, तो क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास में रुक जाना और मुझसे हेल्प ले लेना कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और कैसे करते हैं। सभी के सिस्टम में सेटअप होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो कराऊंगा आपको साथ के साथ रेंडमली काम दूंगा, अपने अपने लैपटॉप पे आप उसे करेंगे। ठीक है। एक टाइम लिमिट होगी। अब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे टाइम लिमिट दूंगा, तो उसी टाइम लिमिट में वो करना होगा। जिसका रह जाएगा वो अपना बाद में करेगा। ठीक है। देखो, तो हमने कल की क्लास में देखा था कि MySQL एक ओपन सोर्स डेटाबेस होता है, यानी एक DBMS सॉफ्टवेयर है। फिर हमने पढ़ा था कि DBMS सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है SQL और एक होता है NoSQL। SQL में टेबल बनाई जाती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और NoSQL में डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। हमारे कोर्स का नाम है MySQL। तो MySQL एक SQL की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल क्रिएट करते हैं, उसी में आपका डाटा स्टोर होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस डाटाबेस में टेबल बनती है उस डाटाबेस को रिलेशनल डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। उसका शॉर्टकट होता है RDBMS। ठीक है। अब इंटरव्यू में कोई आपसे पूछे, ये कॉमन एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार जिक्र में लाया जाता है ताकि आप इसको दिमाग में बैठा लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DBMS वर्सेस RDBMS? तो आपको जवाब देना है DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It may be of SQL as well as NoSQL, but the RDBMS is actually a SQL. So RDBMS is the subset of DBMS. तो RDBMS क्या होता है? DBMS का एक सबसेट होता है, और ये SQL ही होता है। तो जो उसके 2 पार्ट होते थे उसमें से एक पार्ट का नाम RDBMS होता है। RDBMS जो आप पढ़ते हैं उसमें आपका डाटा टेबल में स्टोर किया जाता है, और जब डाटा आप स्टोर करते हो तो डाटा केवल एक टेबल में नहीं होता, देयर आर लॉट्स ऑफ टेबल्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर डाटा टेबल में होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। टेबल के बीच में ये जो रिलेशन क्रिएट होता है इसी को रिलेशनल टेबल कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम RDBMS पड़ता है। अब यहाँ पर जब डाटा आपका टेबल में कनेक्ट हो जाता है तो उन मल्टीपल टेबल से डेटा निकालने के लिए हम एक क्वेरी परफॉर्म करते हैं। उस क्वेरी को या उस लैंग्वेज को SQL कहा जाता है। क्या कहते हैं उस लैंग्वेज को? हम SQL कहते हैं। तो RDBMS में जो लैंग्वेज यूज की जाती है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, उस लैंग्वेज का नाम SQL होता है। समझ में आ गया? अब SQL कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, SQL कोई डेटाबेस नहीं है, SQL एक लैंग्वेज है। MySQL एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सारी डिफरेंशिएशन माइंड में अपना क्लियर करके चलना। SQL इज अ लैंग्वेज। ठीक है, पढ़ो इसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ो। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL is not a software, SQL is a language. Which software or which category will use this language? RDBMS. RDBMS सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं SQL को पढ़ने के लिए। हम लोग यहाँ MySQL को पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। MySQL जो है उसका पार्ट है। जिस सॉफ्टवेयर पे हम SQL चलाएंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? MySQL। हमें पढ़ना क्या है?
सिक्वल पढ़ना है, यानी सिक्वल की जो क्वेरीज होती हैं वो हमें पढ़नी है कि वो कैसे परफॉर्म होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिक्वल में 4 तरह की स्टेटमेंट यूज होती हैं। जो सिक्वल आप पढ़ोगे इसमें टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 4 तरह की स्टेटमेंट आपकी यूज होंगी। एक काम करता कि सब कुछ है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दे थोड़ा हो जाए तो। ओके, किसी पॉइंट को जब समझो कहीं समझ में ना आए तो बोल देना, आप लोग हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ खड़ा कर देना, मैं उसका इशारा समझ जाऊंगा और पूछ लूँगा उसको एयर पे लेके। बाकी आप लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना नर्वस आप लोग होंगे, ठीक है। तो नर्वस नहीं होना, अपना कोई डाउट होता है रेज योर हैंड और सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो एक बार बता दूंगा, तीसरी बार पूछोगे तो मैं शायद हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं बता रहा कोई आदमी, ठीक है। तो वो वीडियो से देख लेना, फिर भी नहीं आएगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखो जो सच है वो सच है, हमें इसमें कोई वो नहीं रखना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया, अगली तीसरी दफ़ा पूछना वो थोड़ा जायज़ नहीं है, ठीक है। सर टाइम लगेगा, जस्ट यू कैन आस्क। अभी देखिए यहाँ पर हम सिक्वल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सिक्वल है मैंने आपको बताया कि ये एक लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको डाटाबेस से क्वेरी करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। डाटाबेस डीबीएमएस होता है, तो अगर किसी भी कंपनी में आप काम करते हो और वहाँ पर अगर कोई डीबीएमएस यूज होता है तो ऑब्वियसली वो सिक्वल या नो सिक्वल आपसे पढ़वाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या आना चाहिए। एक्चुअली आपके कोर्स का नाम डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स है, तो आपको पढ़ाया तो दोनों जाएगा, सिक्वल भी और नो सिक्वल भी। इसका मतलब अगर कोई कंपनी डीबीएमएस पे काम करवा ली है और तुमने कह दिया नहीं आता, ये नहीं पढ़ा हमने, तो कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, पढ़ाया तो तुम्हें दोनों जा रहा है ना, सिक्वल और नो सिक्वल, तुम्हें दोनों ही पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को सिक्वल पढ़ाऊंगा और जो भी लोग आप लोगों को डेटा साइंस पढ़ाएंगे, जो भी टीचर आपको डेटा साइंस पढ़ाएंगे जैसे नंपाई और पांडा, वही आपको नो सिक्वल पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? सिक्वल मेरे पास रहेगा आपका। अब देखिए इसमें 4 तरह की स्टेटमेंट होती हैं, 4 तरह की। तो जो पहली स्टेटमेंट होती है वो होती है डीडीएल, इसका नाम होता है डीडीएल। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें 4 तरह की कमांड आएंगी आपके पास, ये कमांड हमें सीखनी होंगी। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ये कमांड क्या करती हैं, क्या यूज़ होता है इनका, वो तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझोगे। अभी सिर्फ आप ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हो कि सिक्वल में कितने तरह की स्टेटमेंट होती हैं और हर स्टेटमेंट में कितनी कमांड होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट होती है डीडीएल, इसका फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन। नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको कि डाटा डेफिनेशन स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें आपके पास कमांड आएंगी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। दूसरी जो कमांड होती है उसको हम बोलते हैं डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कमांड आती है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये डेटा पे काम करती है, तो इसमें कमांड आएंगे आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तीसरी जो स्टेटमेंट होती है उसको बोलते हैं डीक्यूएल। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें एक ही कमांड आती है सिलेक्ट, ओनली सिलेक्ट कमांड। चौथी जो स्टेटमेंट आपके पास आती है इसको हम बोलते हैं डीटीएल, यानी कि डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। जब भी आप अपना कोई डाटा ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डाटा को आपको परमिशन देना है नहीं देना है, ये सारी जानकारी, मतलब आप उसको सेव करोगे नहीं करोगे डाटाबेस के अंदर, तो उसमें 2 कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, कमेंट और रोल बैक। एक कमांड आप और लिख सकते हैं, सेव पॉइंट, ठीक है। ये वही जिक्र था, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था अगर कोई ऐसी कोई चीज़ आएगी तो क्या करना है, बाईपास करना है कि जन, तुमने बोला कि सर पढ़ा देना, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया उसको। उसका क्या नाम है, सेव पॉइंट। तो 3 कमांड हमारे पास मान सकते हैं हम, सेव पॉइंट होता है, कमेंट होता है, रोल बैक होता है। तो इशारा यहाँ पर ये जाता है कि दिस वन इज थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है, टिपिकल टाइप का ये, एज कम्पेयर टू द कमेंट और रोल बैक। इन दोनों को समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको क्रिएट होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया, कंटेस्ट हो गया, दिमाग में बैठ गया? पूछे अब आपसे
अरे याद करना तो इसमें समझना थोड़ी ना है यार। देख ले, तू देख ले, तेरे को याद करना है, इसमें मैंने समझाया तो कुछ भी नहीं, तेरे को याद करना है। तो DDL होता है, देख ले, पढ़ ले इसको, ठीक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें 4 कमांड होती हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। एक DML होता है, इसमें 3 कमांड होती हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। एक आपका DQL होता है, इसमें एक ही कमांड होती है, सिलेक्ट की। और एक लास्ट में आपका TTL होता है, ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, इसमें आपके 3 कमांड होते हैं, कमेंट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ठीक है। ये 4 कमांड होती है। अभी पूछे, ठीक है। मैं कमांड का नाम लिखूंगा, तुम्हें स्टेटमेंट बतानी है किस में आता है ये, ठीक है। मन में रखना, चिल्लाना मत, एकदम चिल्लाना नहीं है, ठीक है। मैं हाथ खड़ा करना, मैं पूछ लूंगा किसी से, वहीं बैठे बैठे जवाब देना आपको। चेहरा भी नहीं करना, छुप जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं बैठ के जवाब देना आपसे, लेकिन हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है। तो कमांड मैंने लिखी यहाँ पर, ओके। हाथ खड़ा करो, दीपक मनोजा। हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाँ ये गलत जवाब है, गलत हो गया। अभी यहाँ पे आप बताओ, DDL इज राइट आंसर, ठीक है। कंपटीशन चल रहा है तुम्हारा, 1 नंबर 0 नंबर अभी, ठीक है। अगला सवाल, अगला नंबर बनाना। ओके, नेक्स्ट देखो। अभी देखो, मुझे नाम आप लोग के याद नहीं है, तो कोशिश, जब आप हाथ उठाओगे तो रूबरू होने के लिए मैं दोबारा आपसे नाम पूछ सकता हूँ। डोंट इरिटेट। याद करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि गिने चुने आप लोगों में से 3-4 बच्चे होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे, तो उनका नाम याद हो जाएगा मुझे कम से कम, ठीक है। तो कमांड है आपके पास, हाथ उठाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे अपना आंसर जवाब करना, डालते रहना, मैं बाद में आके चेक करूंगा वहां पे। कनिका देख के बता रहा, वहां क्या देख यार, चीटिंग करके तो मत दे, छोटी चीज है, इसमें क्या चीटिंग करना है, याद हो जाना चाहिए आपको। मैंने तो देखो, मोहित के लिए मैंने दूसरी बार पढ़ा था, याद हो जाता है, ठीक है। अभी आपसे नहीं, बाद में पूछेंगे। तो युगम आप बताइए। DTL, ठीक है, ये सही है आपका जवाब। देखो, चीटिंग तो नहीं कर रहे ना तुम लोग, ईमानदारी तुम्हारे हाथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चीटिंग करके आपको उत्तर नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना एक काम करता हूँ, आप में से कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए जिसको आइडिया है कि मैं बता सकता हूँ, हाथ खड़ा करो। क्या दिक्कत है, गलत हो रहा है, कुछ कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं कहूँगा, चुप बैठा दूंगा, उससे कुछ भी नहीं, मैं उसको ये भी नहीं बोलूंगा तुमने गलत बोला। अरे चेंज हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन है ना। तो देखो, ऐसा करने से आपको चीजें तुरंत याद हो जाएंगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा घर जाके, समझिए। आधार है, यहाँ से हमारा फुल स्टार्ट होना है। हाथ अब खड़ा हो जाओ, कोई बच्चा हाथ खड़ा करो। गुड। विनायक, विनायक नाम था आपका, तो विनायक कहीं बैठ के बताना आपको। आप मुझे DML की कोई 2 कमांड बताओ, ठीक है। DQL की कमांड, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं 3 ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो बता सकता है वो ओके हो जाएगा। अभी ओके नहीं हो पाएगा। अभी कौन बताएगा, रेज योर हैंड। निधिका बताएगी। तो आप मेरे को बताओ, कमेंट किस में आती है। DTL, कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिलेगा, DTL में आता है ना। और कोई बच्चा हाथ खड़ा करो, जो गलत हो गया सो गलत। कनिका आप बताओ। बच्चों, आप लोग क्यों नहीं कर रहे कोशिश? मोहित कहाँ है? मोहित पीछे से, तेरे को दूसरी बार पढ़ाया था, याद नहीं हुआ है? चलो, कनिका बताएगी। DDL बताइए, 3 कमांड। हाथ क्यों खड़ा किया? ऑल्टर, क्रिएट, पढ़ो इसको, हाँ पढ़ो इसको, पढ़ लो खुद ही। ट्रंकेट इज राइट आंसर। DQL में कौन सी कमांड आती है? सिलेक्ट। TTL में शाबाश, दैट्स ओके।
आई थिंक अब कमांड हमें याद हो गई है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां देख लीजिए प्रैक्टिकली कैसे करना है। देखो भाई सुनो, आप जब डेटा डालोगे ना SQL में, सबसे पहले ये बताओ तुमको डेटा बनाना डालना ये सिखाऊं या डायरेक्ट क्वेरी सिखाऊं? चॉइस आपकी रहेगी। देखो आप जैसा कहोगे वैसे चलेगी। कवर तो सब कुछ होगा, कवर सब कुछ होगा। आपसे पूछ रहा हूँ बैटिंग करोगे कि बॉलिंग? बैटिंग करनी है तुम्हें। बैटिंग का मतलब पता है? बैटिंग का मतलब पता है तुम्हें? क्वेरी सिखाई जाएंगी डायरेक्ट। बैटिंग का मतलब है सब कुछ बना बनाया है, तुम तो जाके खेलना है। तो छोड़ो फिर इसको, क्वेरी सीखते हैं। एम्पायर का काम होता है यार ढूंढना, ढूंढेगा। देखो अब यहाँ पे तो अब आप कह रहे हो कि फील्डिंग स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा डाटा बनाना, डाटा कैसे जाता है, कैसे काम होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कहते हैं ना बैटिंग, होता है सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट। डाटा कैसे सिलेक्ट करना है, क्वेरी वही होती है। यानी जितनी भी कमांड जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई नहीं सारी, ये 90% चलेगा, बाकी सब 10% बस। बाकी सब 10% है, सिलेक्ट 90% रहेगा आपके पूरे कोर्स में। 90% सिलेक्ट चलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटाबेस बनाना सीखेंगे। कोई भी रिकॉर्ड किस में जाता है? टेबल में। और टेबल किस में बनती है? डेटाबेस में। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? डेटाबेस बनाना। तो ऊपर हेडिंग डालिए हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, उसकी क्वेरी लिखूंगा और फिर नोटिस कर लीजिए। ऊपर हेडिंग डाल लो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अब इसकी क्वेरी देखिए सामने। अच्छा उससे पहले ना ये हेडिंग तो डाल ली तुमने, कोई बात नहीं, काट दो, गलती से डलवा दी। मेरे को एक काम बताना, एक चीज ध्यान आ गई, वो छोड़नी नहीं चाहिए ना। सबसे पहले आपको कनेक्ट करना सिखाएंगे, SQL को कनेक्ट करना सीखो ना पहले, हाउ टू कनेक्ट SQL। ठीक है, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं पहले ये चीज आपको आनी चाहिए। ऊपर लिखो हाउ टू कनेक्ट SQL। वो काट दो, हेडिंग गलत हो गया था। हाउ टू कनेक्ट SQL लिखो। अब सुनो यहाँ पर, SQL को आप जब रन करेंगे ना किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पर भी, SQL 2 प्लेटफॉर्म पे चलेगा। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, वो फॉलो होता है। कई इंडस्ट्रीज होती हैं जो कमांड लाइन पे करवाती हैं काम, और कई इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि GUI पे करवाती हैं। ध्यान रखना बात, एक होता है कमांड लाइन, एक होता है GUI। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा डोस, वो कमांड लाइन इंटरफेस देता है आपको, जहाँ पे कमांड लिख लिख के काम होता है। एक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा विंडो, वो GUI है, उसमें C ड्राइव D ड्राइव एक साथ आप खोल के काम करते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें माउस से काम होता है पकड़ पकड़ के। तो SQL एक सर्वर होता है, उस पर आपका डाटा जाता है, और SQL पे काम कोई भी इंडस्ट्री दोनों में से किसी पे भी करवा सकती है। इसलिए आपको कनेक्शन दोनों से बनाना आना चाहिए। समझ गए बात? काम ज़्यादातर जो 80% आपका होगा वो GUI पे होगा, 20% चांसेस हैं कि CMI पे कराएं, कमांड लाइन इंटरफेस पे कराएं, CLI। ठीक है, तो दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखिए कमांड लाइन इंटरफेस। तो जिसको हम कनेक्ट करेंगे उसका नाम क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। हाँ पहले कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में जो सेटअप आप इंस्टॉल करके कनेक्ट करोगे उसका नाम होता है MySQL शेल। उसका नाम होगा MySQL शेल। अब सामने प्रैक्टिकली आप सब कुछ देखेंगे इसको कनेक्ट करते हुए। तो ना स्टार्ट बटन दबाओ सीधा, दबाना नहीं है, मतलब देख लो अभी, आप नोट कर लेना बस इसको। आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे MySQL शेल, ऐसे आपको दिखाई देगा, ये रहा MySQL शेल, इस तरह का होगा। और यहाँ से आप इसे ओपन कर देंगे, सिंपल। साथ के साथ मत करिए, आप कमांड टाइप करोगे, मैं 2 कमांड आगे निकल जाऊंगा, फिर कहोगे सर बताओ, और मेरे को मजबूरन बताना पड़ेगा। मजबूरन किसी से कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बताओ, आप अपना गुनाह किसी पे डाल देते हो, मजबूरन बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, नहीं खेलने का मन करता भाई मेरा। देखो नेक्स्ट पे यहाँ पर अगले पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए आपके पास जो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट, देखो यहाँ आपको दिखेगा JS दिख रहा है।
आपको यहाँ JS में जंप मार के जाना है सिक्वल पे। किस पे जाना है? सिक्वल पे जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे लाइक स्लैश एंड देन सिक्वल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते वक्त यहाँ पर यूज़र का नाम लिखेंगे, @ लिखेंगे, फिर लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद पोर्ट का नंबर। जस्ट प्रेस एंटर। इट विल बी आस्किंग अबाउट द पासवर्ड। पासवर्ड जो भी आपने डाला होगा वो डाल देना। अभी उसको सेव करने के लिए कहेगा इफ़ यू प्रेस N इट विल नेवर सेव, इफ़ यू प्रेस S तो ये सेव हो जाएगा। तो आप N प्रेस करना, आगे बढ़ना। सो योर सिक्वल हैज़ बीन कनेक्टेड। तो इस तरीके से हम सिक्वल को कनेक्ट करते हैं। ये जो कमांड है यहाँ पर, ये नोट कर लीजिए। 2-3 कमांड में डालिए, डाल लो, चल गया। बस क्लोज कर दो, खत्म इसका काम। ये था सिक्वल मतलब शेल पे कनेक्ट करने का तरीका। बस इस पे ऐसे कनेक्ट करना है। बाकी जो क्वेरी आप सीखोगे वो यहाँ चलती है डायरेक्ट, यहाँ पे आपको चलाना होता है जो भी क्वेरी आप इन फ्यूचर सीखोगे। दूसरा जो तरीका होता है द सेकंड वे, दैट इज कॉल्ड द GUI। क्या बोलते हैं उसे? GUI। GUI पे जब काम करते हैं तो जो सेटअप आप यूज़ करेंगे उसका नाम होता है वर्कबेंच। यू विल यूज़ द वर्कबेंच। तो सीधा आप यहाँ पे टाइप करेंगे MySQL वर्कबेंच, MySQL वर्कबेंच। सो आपको कुछ इस तरह का टूल देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से आप ओपन कर दीजिएगा दिस वन। थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा हैवी होता है, वेट करना है। तो जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको आपकी मशीन पे ये दिखेगा यहाँ पर यूज़र। इसी यूज़र से आपको कनेक्ट करना होगा, बट मैंने काफ़ी सारे बना रखे हैं तो मैं किसी एक से हो जाता हूँ कनेक्ट। आपके सिस्टम में आपको ये दिखाई देगा, बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा यहाँ पर। आपको बस क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है। तो फिलहाल मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डालना और ये कनेक्ट हो जाएगा। जब स्क्रीन आपके पास आएगी तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl+T। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेपर, ब्लैंक शीट मिलेगी जहाँ पर आपको अपनी क्वेरी टाइप करनी होती है। तो ये था कनेक्शन, दैट इज ओवर। कोई क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। अब सबसे पहले अब लिखिए आप कमांड हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अब लिख लो कमांड ऊपर, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। उसकी क्वेरी देखना सिस्टम पे। तो डेटाबेस बनाने की कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद जिस नाम का डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं वो नाम डाल देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे डेटाबेस पहले से बने हुए हैं, स्कीमा के अंदर होते हैं ये रे। अब कोई ऐसा डेटाबेस मत बनाना जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ हो। तो कोई भी नया नाम आप डाल देना। तो हमने यहाँ पर डाला, क्या डालें, इसका नाम मैंने डाला माई डेटाबेस, छोटा डालते हैं, M1 मैंने डाल दिया इसका नाम। ठीक है, यहाँ कंफर्म कर लेना ये पहले से ना बना हुआ हो। तो ये हमारे डाटाबेस का नाम हो गया M1। कमांड को रन करेंगे। कमांड को रन करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl Enter। Ctrl Enter, आपका डाटाबेस बन जाएगा। दैट्स कंप्लीट। ऊपर अगली कमांड डालो, हाउ टू यूज डेटाबेस। हाउ टू यूज डेटाबेस। उसके लिए आप कमांड लिखते हैं, जैसे ये डेटाबेस बन चुका है, अगर मुझे ये यूज़ करना है तो आप लिखेंगे यूज़ और डेटाबेस का नाम, फिर रन कर देंगे इसे Ctrl Enter, आपका डेटाबेस यूज़ हो जाएगा। इट्स कंप्लीट। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा डेटाबेस बनाना और उसे यूज़ करना। नेक्स्ट देखिए। अब देखो, हमें डाटाबेस तो बना लिया है, यूज़ भी कर लिया है। हमको डाटाबेस के अंदर टेबल बनाना होता है रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए। और टेबल जब आप बनाते हैं तो टेबल में आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स में जो भी आप डाटा डालते हैं उसका टाइप आपको बताना होता है कि विच टाइप ऑफ डाटा यू हैव टू स्टोर, ये आपको बताना पड़ेगा।
इसके लिए आपको डाटा टाइप का नॉलेज होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ द डेटा यू कैन स्टोर एंड विच टाइप ऑफ डाटा टाइप यू कैन हैंडल फॉर दैट डेटा। तो आमतौर पर डाटा को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 3 तरह के डाटा में हम डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ टेक्स्ट, सेकंड वन इज अ नंबर एंड द थर्ड वन इज अ डेट टाइम। तो 3 तरीके से हमको ऑलमोस्ट जो है डाटा मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई डेटा आपके पास न्यूमेरिक डेटा आता है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे हिंट। क्या यूज़ करेंगे? हिंट। अगर कोई डाटा टेक्स्ट में आता है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैर या फिर वेर। ओके, या तो आप यूज़ करते हैं कैर या फिर वेर यूज़ करेंगे। थर्ड टाइप में अगर कोई डाटा आता है आपके पास, किसी का डेट है, किसी के डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो वहाँ पर आप डाटा टाइप यूज़ करते हैं डेट। तो 3 तरह का डाटा आपको यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए आप, अगर कोई न्यूमेरिक डाटा है यानी कि होल नंबर है अगर आपके पास जिसमें कोई पॉइंट नंबर नहीं होता है तो आप डाटा यूज़ करेंगे इंच। इसका साइज़ 4 बाइट का होता है और इसकी एक रेंज होती है समथिंग लाइक 214 करोड़ 74 लाख समथिंग बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर इसमें हैंडल किया जा सकता है। इसके बाद इसमें एक और कैटेगरी ऑफ डेटा आती है जिसको हम बोलते हैं बिग इंट। इसका यूज़ किया जाता है जब कोई नंबर इससे बड़ा हो। अगर आपको कोई बड़ा नंबर स्टोर करना है जो कि इस रेंज में नहीं आ सकता, देन यू कैन गो विद द बिग इंट। इसका साइज़ 8 बाइट का होता है और इसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है, यानी तकरीबन 19 डिजिट की संख्या होती है ये। अगर आपको कोई नंबर पॉइंट में स्टोर करना हो तो आप उसके लिए फ्लोट टाइप का डाटा यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोग पॉइंट के नंबर हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट डाटा को हैंडल करने के लिए जैसे कि किसी का नाम हो गया, जेंडर हो गया, मेल आईडी हो गया, तो ये सभी आपको टेक्स्ट डाटा के रूप में दिखाई देगा। तो उसके लिए आप या तो कैर यूज़ कर सकते हैं या वेर। साइज़ के हिसाब से इनको बनाया गया है। कैर में आप एक साइज़ डाल सकते हैं जिसकी लिमिट होती है 255। अगर इससे बड़ा कोई डाटा आपको हैंडल करना पड़े तो आप वेर के साथ जा सकते हैं। इसकी लिमिट 65,535 तक होती है। मान लीजिए किसी का नाम स्टोर करना है आपको जिसका नाम है राजू, तो मैं डाटा टाइप लिख सकता हूँ कैर, ब्रैकेट के अंदर मैं डाल दूंगा 5। तो maximum number of length of the data should be the 5. If I want to store Raju, it will be stored. If I want to store Ram, it will also store. But if I want to store the Ram Kishan, it can never store. क्योंकि मैंने वहाँ पर साइज 5 लिखा हुआ था, लेकिन किसी की जीवनी या किसी की बायोपिक मेरे को डालनी पड़ गई और बायोपिक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 600-700 लेटर की है। तो आपने कैर लिखा हुआ था, मैक्सिमम साइज कितना दे सकते हैं कैर में? 255। अब 600-700 का डाटा तो उसमें जाएगा नहीं, then you have to skip from char to the varchar। ठीक है, तो वहाँ से आपको स्किप करके char से varchar पे जाना पड़ेगा। अगर कोई डाटा इससे भी बड़ा अगर आपको लेना है then you can go with the data type that is text। इसमें जो डाटा आता है वो तकरीबन इतना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्या ही होता है 2 GB तक का डाटा इसमें आ सकता है टेक्स्ट फाइल का। लास्ट डाटा टाइप होता है जिसका नाम है डेट। इसमें जो डाटा आप यूज़ करते हैं, डालते हैं, वो डाटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ईयर, मंथ और डेट। एग्जांपल, ये जो डाटा यहाँ पे डाला हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है 3 जनवरी 2008 को, ये रिप्रेजेंट करता है 19 मई 2023 को। तो इसी फॉर्मेट में आपका डाटा इसमें एंटर होगा, जो फॉर्मेट यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूसरा फॉर्मेट नहीं, पहले ईयर जाएगा, फिर मंथ जाएगा, फिर डेट जाएगा। तो ये थी डाटा एंटर करने की टेक्निक। तो अभी मेरे को बताइए जल्दी से, मेरे को किसी का नाम स्टोर करना है राजू, डाटा टाइप बताइए। टेलीफोन नंबर गलत है। हाँ, क्या बताया? न्यूमेरिक में चाहिए ना, तो सर न्यूमेरिक की जरूरत है, एडिशन थोड़ी करना नंबर का। कोई बात नहीं, हमें न्यूमेरिक चाहिए देन हाउ टू यूज। न्यूमेरिक चाहिए तो क्या करोगे? हाँ बता। वही एडिशन भी प्लस भी होता है, +91 हो गया, इंट हो जाएगा, फ्लोट। मोबाइल नंबर डालना +91 नीचे न्यूमेरिक में चाहिए, कौन सा डाटा टाइप यूज करेगा? बिग इंट इज राइट आंसर ना, तो बिग इंट देना होगा। हर नंबर की वैल्यू को टेक्स्ट में लेना, ये भी ठीक नहीं है आपके पास, ठीक है। कभी रिक्वायरमेंट पड़ती हुई +91 हमें बाद में ऐड ऑन करना है, देन यू कैन गो विद द डाटा टाइप ऑफ द वेक्टर या कैर के साथ आप जा सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, मान लो मुझे स्टोर करना है किसी की एज, डाटा टाइप बताओ। एज, टाइमिंग, टाइमिंग, एज के लिए टाइमिंग कहाँ से आ गया? एज यार, एज एज के लिए तो इंट यूज होगा, बट टाइनी इंट जो कि 0 से 255 तक। टिनी इंट, छोटा वाला टेनी इंट जिसको बोलते हो। यस सर। ऐसे तो स्मॉल इंट भी होता है, वो भी ले सकते हैं। बहुत सारी डाटा टाइप की कैटेगरी होती है भाई, ठीक है। टाइनी इंट भी होता है, स्मॉल इंट भी होता है, हिंट भी होता है, बिग इंट भी होता है। इतना ज़्यादा लफड़ में नहीं पड़ना, आपको इंट और बिग इंट पे ध्यान देना है बस। समझ में आ गया? ये जो चीज़ें होती है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या पूछा था, कैसे पढ़ना है, बिगिनर या एडवांस? तो पढ़ो,
दो पे फोकस करो, इंट और बिग इंट, समझिए बात, इंट पे और बिग इंट पे मोटा मोटा लेकर चलो, ठीक है। ओके, किसी की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, डेटा टाइप क्या यूज करोगे? टाइम यूज नहीं करना, मेरे को टाइम स्टोर नहीं करना, तो डेट। फॉर्मेट क्या होता है डेट का? ईयर मंथ। याद करो मैंने कनेक्शन बनाया था ना कनेक्शन, वहां पर मैंने 3306 लिखा था, है ना? क्या होता है वो? पोर्ट नंबर। क्यों जरूरत होती है इसकी हमें? कनेक्ट करने के लिए बताया गया था आपको। अच्छा, अगर किसी का पोर्ट नंबर 3306 पे कनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? वो ना ऐसे नहीं हो रहा। माई एडमिन करके एक सेटअप आएगा, माई एडमिन करके उस पर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे उसकी सेटिंग में जाके उसको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत मैं नहीं चाहता किसी के साथ कभी आए, ठीक है। कोशिश करें ऐसी नौबत किसी के साथ ना आए। डेवलपिंग लाइन में जब आप काम करेंगे तो वहाँ पर ऐसा किसी के साथ क्रिएट हो सकता है। तो माई एडमिन पैनल पे जाके लॉगिन बनता है, वहाँ पे जाके उसमें सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको चेंज किया जाता है। और कौन से पोर्ट पर ये कनेक्टेड है ये सर्विस में जाके पता किया जा सकता है। MySQL 80 के नाम से इसका सर्विस नंबर होता है, MySQL 80। आप अपने विंडो की सर्विस में जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, टेबल बनाने का तरीका क्या होता है। देखो, जब आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको कॉलम का नाम देना होता है, यानी कि कॉलम नेम, और उसके बाद यहाँ पर उसका डेटा टाइप, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही आपको देना है कॉलम नेम फिर डेटा टाइप। ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही जारी रहेगा आपका जितना भी आप देना चाहते हैं। अंत में इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। कोई भी टेबल होगी ऐसी बनेगी आपके पास, एक टेबल मैं बनाऊंगा और उसके बाद एक टेबल आप लोग बनाएंगे अपने अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल बनाने जा रहा हूँ सिस्टम पे। तो जिस डाटाबेस में आपको बनानी है वो टेबल डाटाबेस पहले आप यूज़ कर लेना। तो एक बार हम इसको यूज़ कर लेते हैं। डाटाबेस हमारा यूज़ हो गया। टेबल बनाने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, अंदर एंट्री लेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे कॉलम का नाम। तो मान लीजिए हमने पहला कॉलम ले लिया एम्प्लॉय ID, डाटा टाइप ले लिया इंटीजर, कॉमा लगा के आगे बढ़े, एम्प्लॉय का नाम दे दिया यहाँ पर और वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ पर लिखा है वैरकर में 33। व्हाट डज इट मीन्स? भाई मैक्सिमम मैं इसमें 33 लेटर डाल सकता हूँ, कम होंगे चलेगा, ज़्यादा होंगे तो दिक्कत दे देगा। यहाँ पर लेने को हम कैर भी ले सकते थे बट वैरकर ले लिया, नो इशू। दूसरा ले लिया हमने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं। यहाँ पर हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डाल देते हैं डेट नाम का डेटा टाइप, ओके। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी, तो न्यूमेरिक हो सकती है, इंटीजर में हमारा काम चल जाएगा। टेबल के बनने के बाद आप इसको रन करेंगे। यहाँ पर रन करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, आपकी टेबल बना दी जाएगी। कंप्लीट हो गया, टेबल हमारी डाटाबेस में बन चुकी है। अब आपको चेक करना है कि डाटाबेस में टेबल बनी है कि नहीं बनी है। ये कमांड लिख लो, हाउ टू क्रिएट टेबल, ये इसका तरीका होता है, लिख लो इसे, टेबल क्रिएट करने का प्रोसेस। उसके बाद लिखिए इस पे, ये उतार लेना, ऊपर हेडिंग डाल के हाउ टू क्रिएट टेबल इसको उतार लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड लिखो, हाउ टू चेक द एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस, हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस में कितने टेबल मौजूद हैं वो हमें पता करना है, उसके लिए कमांड लिखते हैं हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस। देखो उसके लिए एक छोटी सी कमांड आपको टाइप करनी है, द नेम ऑफ द कमांड इज शो और टेबल्स, बस शो टेबल्स। रन किया, एक ही टेबल है इसमें दिखाई दे रहा है, क्या नाम है टेबल का? एम्प्लॉय, ठीक है। अगली कमांड लिखो, हाउ टू चेक द टेबल स्ट्रक्चर। देखो ऊपर कमांड, हाउ टू चेक टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर में हमको पता चलेगा कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उनका डाटा टाइप क्या है।
ठीक है। अब ये टेबल का नाम तो हमें पता लग रहा है, बट हम ये देखना चाहते हैं इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर कॉलम हमें पता है तो उसका टाइप क्या है, ओके। तो उसके लिए कमांड होती है टेबल स्ट्रक्चर, उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, एम्प्लॉय। तो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, नेम, डेजिग्नेट, फलाना, और यहाँ पर आप देख पाएंगे उन सबका डाटा टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताना। तो लास्ट वाली रो में से कोई भी एक बच्चा, लास्ट में से कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए, एक दूसरे को देख रहे हैं। लास्ट वाली रो में से भी अगर उनको तो देखूं मैं, कौन खड़ा होता है, मजबूरन खड़ा हुआ है। देख मजबूरी में खड़ा हुआ तो बैठ जा। देख डाटा दिख रहा है तेरे को यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है ना, एक मिनट रुक, अभी तो दिख रहा होगा, जूम किया थोड़ा। अच्छा यहाँ पे एक डाटा है, देख नाम बता इसका, क्या लिख रहा है, की डाटा। शाबाश। इस डाटा को यूज करना है, कमांड बताओ मुझे, इस डाटाबेस का इस्तेमाल करना है, क्या कमांड होगी यूज करने की। तो देख रहा है, लिख के थोड़ी ना देखना है, ऐसे तो बता ही दोगे यार। बैठो बैठो। अगली रो में से कोई बच्चा, केशव वाली जो रो है उसमें से कोई बच्चा बताएगा। चलो अगली रो, एक कदम और आगे आ गए, युगम वाली रो में से कोई बच्चा। अरे आंसर नहीं बताना, तुम बताना चाहते हो ये बताओ बस, ठीक है। खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ। चलो की डाटा नाम का डेटाबेस है, आपको इसके अंदर मुझे ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी टेबल एग्जिस्ट करती हैं, बताइए। शो टेबल्स, कौन सी टेबल एग्जिस्ट करती है इसमें, तो गलत है ये। एम्प्लॉय टेबल तो मेरे वाले डाटाबेस में थी M1 में। की डाटा में कौन कौन सी टेबल एग्जिस्ट करती है, हाउ टू चेक, देख अपने आप ही बैठेगा वो, गलत होता। चलो नेक्स्ट रो, अगली रो, ये आशीष वाली रो पे क्या हो गया, अभी तो पढ़ाई करी तुमने। चलो अगली रो, अमन सिसोदिया, बोलो भाई तुम बता रहे हो, खड़े हो, सब बच्चे देखेंगे ना, अट्रैक्शन का केंद्र हो भाई। चलो बताओ, यूज की डेटा, ओके रन कर दूं, शाबाश। आगे शो टेबल। अब तुमको ना ये बताना है इसमें कितनी टेबल है, नाम दिख रहे हैं हमको। तो आपने गलती ये करी थी ऋतिक, है ना, आपने वो डाटाबेस यूज किए बिना डायरेक्ट कमांड का फायर कर दिया। डाटाबेस यूज करके उसके अंदर जाके शो टेबल यूज किया जाता है, पता तो तभी चलेगा ना हमको। अच्छा तुम ये बताओ मेरे को, टीचर टेबल में किस एट्रीब्यूट के ऊपर की लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा, नहीं इसी को बताने दे, तूने 2 बताए बहुत बढ़िया, हमें खुशी है तुमने कुछ बताया। अब आते हैं अगली रो पे, हाँ जी भाई। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब एंड देन टीचर, गुड। ऐसे रन किया और हमें क्या मिल गया, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर मिल गया ना उसका। अभी देखो की के आगे किसी का नाम लिख रहा है क्या, तो किसी पे भी नहीं लग रहा की। और जिसका नाम होता है ना, की कितने तरह की होती हैं, मेनली जो की यहाँ दिखती हैं हमको, कितने तरह की होती है, कुछ आइडिया। फॉरेन की जो प्राइमरी की दिखेगी तो क्या लिखा हुआ दिखेगा, हाँ कैंडिडेट की, फॉरेन की, यूनिक की, बोलते हैं केवल दिखती 2 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो प्राइमरी की है तो किस नाम से दिखेगी, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी करके लिखा हुआ दिखेगा। और फॉरेन की होगी तो किस नाम से दिखेगी, गलत, अब गलत हो। अरुण बताओ भाई, अगर फॉरेन की होगी तो किस नाम से दिखाई देगी यहाँ पे, दूसरी टेबल का नाम दिख जाएगा।
नहीं दिखेगा। हाँ देखो, अगर प्राइमरी की हुई ना किसी कॉलम पे लगा हुआ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा PRI। क्या लिख रहा होगा? जिस कॉलम के आगे PRI लग रहा है तो आप समझ जाना भाई ये प्राइम एट्रीब्यूट है। टेबल में कितने तरह के एट्रीब्यूट होते हैं? 2 तरह के, बोलो। 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट। मेरे साथ बोलते रहो, याद हो जाएगा। देखो पढ़ाई को ना सीरियसली ले जाओगे ना, टेंशन हो जाएगी। ठीक है, हंसी मजाक में चलते रहोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा तुम पढ़ाई कर रहे हो। स्ट्रेस में टेंशन हो जाएगा, तुमको पढ़ाई लगेगी, वो बड़ी भयंकर होती है। होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है प्राइम एट्रीब्यूट और एक होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। करेक्ट। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जो भी आपको थोड़ा बहुत जो भी आइडिया लग रहा है अपने हिसाब से बताओ। एट्रीब्यूट पता है ना, टेबल के जो कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट कहते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या डिफरेंशिएट है इसका? सर टेबल डिफाइन करते टाइम करते हैं शायद प्राइमरी। वो ठीक है, डिफाइन करते हैं, दैट इज ओके, प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं। बट क्या मतलब होता है? प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? और प्राइमरी की सर पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की का कॉलम होगा, यूनिक ही होगा। 2 कॉलम की प्राइमरी की हो सकती है। 2 कॉलम हो सकते हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहा है, बनाओ। तो तभी तो बोल रहा हूँ, सभी मैं वही बन जाती है, 100% बनती है। हम थोड़ी ना मजाक करेंगे, मेरा स्वभाव है मजाक करने का, पढ़ाई को लेकर नहीं। ठीक है, तो एक टेबल में कितनी भी कॉलम आप प्राइम बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं। प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? चलो मैं आपको एक टेबल देता हूँ, ठीक है, तुम मेरे को बताना इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और नॉन प्राइम क्या है। ठीक है, इतना तो ठीक है? अभी मैं बोलूंगा, रुक जाओ। तो मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ और यहाँ पर टेबल बनाऊंगा एक छोटा सा, उसमें रिकॉर्ड भी एंटर करूंगा 3-4। तो मुझे ढंग से पहचान के बताना उसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। सिंपल, समझ में आ गया? चलो लग जाओ काम पर। देखो आसान कर दिया अब तो तुम्हारे लिए। देखिए मान लीजिए टेबल है स्टूडेंट। क्या नाम है टेबल का? स्टूडेंट। मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नाम हो सकता है। तुम नहीं बोलो कुछ भी, देखो गड़बड़ मेरे को बोल रहे तो मैं अपने तरीके से लगाऊंगा उसे। ठीक है ना? तो मुझे ढूंढनी है चीज़ें, ताकि देखो मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, ढंग से पढ़ाना है। वो मेरा तरीका है, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूछूंगा मैं आपसे, तब बताना आप जवाब क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा नेम, पहला एट्रीब्यूट। दूसरा लिखा एज। तीसरा लिखा ईमेल। फिर लिखा कोर्स। ठीक है, फिर लिखा फोन नंबर। ठीक है, ओके। मैं लिखना नहीं चाहता उस फील्ड को, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तो मैंने यहाँ पे अगला फील्ड लिखा, लिख देता हूँ चलो, आईडी। नेक्स्ट फील्ड लिखा मैंने फीस। ठीक है, ओके भाई। अब ये टेबल जब बनेगा तो ये सारे के सारे क्या एट्रीब्यूट, टेबल बनाना सिखाया ना आपको अभी, ये बना सकते हो ना, टेबल बन जाएगी ना। चलो मेरे को डाटा टाइप बताओ, किस एट्रीब्यूट के लिए कौन सा डाटा टाइप यूज करोगे, इतना बताओ पहले। अगर ये टेबल बनाने के लिए आप गए सिस्टम पे, तो टेबल बनाने की कमांड लिखोगे, तो सबसे पहले आपको कॉलम का नाम फिर डाटा टाइप लिखना पड़ता है ना। तो मेरे को 9 से बताते जाओ। नेम के लिए साइज कितना दोगे? कैर। ओके, साइज बताओ साइड में। साइज इसका 50 के आसपास दे दिया करो, ठीक है। एज में इंट। ईमेल वेर केयर। कोर्स में, फोन नंबर में बिग इंट देके चला करो, बिग इंट। ठीक है, वो बात की बात है कैसे उठाना है कैसे उठाना, आप बिग इंट देके चला करो। आईडी में इंट और फी में, अगर किसी की आईडी ऐसे हुई S1 S2 S3 तो रैंक है। जब अल्फान्यूमेरिक वैल्यू होती है तो वो टेक्स्ट में काउंट होती है। ठीक है, फीस में क्या दोगे? फ्लोट। पॉइंट में रकम कटती है ना, राउंड फिगर करते हैं। बिलिंग लेने जाते हैं ना,
शॉपिंग मॉल में जाना वो राउंड फिगर घूमता है, पॉइंट हो सकता है वो, तो वो हम फ्लोट में ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक बात। अब इन सभी एट्रीब्यूट में टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं? 7। तो टेबल की डिग्री कितनी हो गई? 7। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 7। डिग्री क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड अ डिग्री। किसी टेबल में जितने कॉलम होते हैं, जितने एट्रीब्यूट होते हैं, उसको उसकी डिग्री कहते हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन आई आपके पास, ठीक है, आप डेवलप करो, आपके पास एक मेल पे डॉक्यूमेंटेशन आया, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है क्रिएट वन रिलेशन दैट हैविंग 7 डिग्री एंड 8 कार्डिनैलिटी, ठीक है, ये लिखा हुआ तुमको दिखाई दिया। तो इससे तुमको समझना है रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है टेबल, यानी वो आपसे टेबल बनाने के लिए कह रहा है। फिर आता है जिक्र वहां पर डिग्री का, यानी वो आपसे इसमें 6 कॉलम बनाने के लिए कह रहा है। 6 डिग्री है ना, तो 6 कॉलम बनाने के लिए कह रहा है। फिर नीचे लिखा होता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब वो आपसे कह रहा है कि इसमें 8 रिकॉर्ड होने चाहिए। रिकॉर्ड को यहाँ पर टपल कहते हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड को वैसे पढ़ते हैं हम टपल, और नंबर ऑफ टपल्स उनको कार्डिनैलिटी कहते हैं। टर्म्स याद हुई? कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। रो को क्या बोलते हैं? टपल। टपल। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिग्री, नंबर ऑफ रो कार्डिनैलिटी, टेबल रिलेशन। लेकिन टेबल रिलेशन में आने से पहले एक बात निश्चित कर लीजिएगा, तभी वो रिलेशन कहलाती है, वरना वो पहले तो टेबल ही कहलाती है। नॉर्मली ये मैंने बनाया, रिकॉर्ड नहीं डाला भी मैंने इसमें, ठीक है। ये नॉर्मली अभी कहलाएगी एंटिटी। क्या कहलाएगी? टेबल भी कह सकते हैं। ये रिलेशन कब बनती है? ये रिलेशन तब बनती है जब इस पे की लग जाए। अभी मैंने टेबल पे की नहीं लगाई ना, वो तो पूछूंगा तुमसे मैं अभी मैंने की नहीं लगाई ना, तो अभी ये क्या है? नॉर्मल टेबल है आपका। जब मैं इस पे की लगा दूंगा ना, तो ये टेबल नहीं कहलाएगी, इसको फिर हम रिलेशन के नाम से पढ़ेंगे। क्या कहलाएगी? रिलेशन और टेबल को कैसे डिफरेंशिएट करें आप? कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू में, हाउ टू डिफरेंशिएट टेबल प्लस रिलेशन, क्या डिफरेंशिएशन, क्या परिभाषा दोगे? आपको जवाब देना है ऐसी कोई भी टेबल जिसमें कंप्लीट रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको आप, उसे रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जिसके अंदर रिपीट रिकॉर्ड नहीं आते, यानी डुप्लीकेट, पूरी की पूरी टपल रिपीट नहीं होती। अगर किसी के अंदर पूरी की पूरी टपल रिपीट हो रही है तो वो रिलेशन नहीं है, वो है ही नहीं, क्रॉस मार देना उस पर। समझ में आ गया? और इससे बचने का तरीका होता है कि हम उसमें से किसी एक एट्रीब्यूट को पकड़ के की एट्रीब्यूट बना देते हैं, और उस की एट्रीब्यूट बनाने से क्या होता है, उस एट्रीब्यूट में रिपीट वैल्यू नहीं आ सकती, और जब उस एट्रीब्यूट में रिपीट वैल्यू नहीं आ सकती तो आपकी कभी भी टपल रिपीट नहीं हो सकती। समझ में आ गया? और जब टपल रिपीट नहीं होगी तो वो रिलेशन बन जाएगी, और जैसी वो रिलेशन में आएगी आपने वायलेट नहीं करा रूल ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का रूल है ना, टेबल मस्ट बी इन अ रिलेशन, और रिलेशन का अर्थ होता है कि उसमें की होना चाहिए। इसीलिए जिक्र हुआ यहाँ पर की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट का। अब सवाल खड़ा होता है कि इनमें से किसको की एट्रीब्यूट बनाएंगे? ध्यान दीजिए, की एट्रीब्यूट का जैसे परिभाषा निकल के आई, रिपीट वैल्यू नहीं देते उसमें हम, जिस एट्रीब्यूट में हम रिपीट वैल्यू नहीं देते उसको की एट्रीब्यूट बना सकते हैं, ठीक है, ये निकल गया। अब टेबल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ किस एट्रीब्यूट को आप की एट्रीब्यूट बनाओगे? सर आईडी को। आईडी को। ईमेल को क्यों नहीं बनाया आपने? बताओ। मैं जब भी तो लिखना नहीं चाह रहा था इसको, तो तुम बताओगे इसी को। ईमेल को क्यों नहीं बनाया? ईमेल भी तो यूनिक होती है, हर बच्चा ईमेल लिखवाएगा तो पड़ोसी को थोड़ी ना लिखवाएगा, बगल वाले को लिख दो, ऐसे थोड़ी ना बोलता है। आप अपनी ईमेल आईडी लिखोगे ना। फोन नंबर लिखने की टर्न आएगी तो ऑब्वियसली आप अपना फोन नंबर लिखोगे। कोई तुमसे रिकॉर्डिंग पूछ रहा, फोन नंबर बताओ, कनिका ने बता दिया, अब कनिका का पेपर चला गया, निधि की बच्ची है, हाँ भाई फोन नंबर, उसका लिख दो बगल वाले का, ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे। ओके नहीं आज तो यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर ये भी तो यूनिक होंगी ना आपकी। तो अब मेरे को अच्छे से बताओ जवाब के साथ कि आपने आईडी को सिलेक्ट क्यों किया? ईमेल आईडी पे लगाएंगे तो वो भी निकल सकता है, उससे क्या मतलब है? या मेल आईडी तो अलग ही होगी ना। अगर किसी की मेल आईडी है rajbir@yahoo.com, तो किसी दुनिया में किसी दूसरे बंदे की rajbir@yahoo.com तो नहीं होगी, या होगी? नहीं होगी ना, तो वो तो वास्तव से भी निकाली जा सकती है।
सर आईडी की अगर हम बात करते हैं तो जो भी इंस्टीट्यूशन होगा आईडी सबको वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा, बट फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस तो उनका पर्सनल होता है। एंड आईडी से किसी को भी रिकॉग्नाइज करना भी इजी होता है। से अगर हम किसी पर्सन को सर्च कर रहे हैं तो वी कुड सर्च हिम बाय हिज आईडी, तो उसे सर्च करना इजी हो जाता है। ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक करेक्ट है। पहचान बता रहा हूँ, कभी भी जब टेबल में कोई डाटा डालते हो ना, तो टेबल में ऐसी एंट्री देखो कि कौन सी ऐसी एंट्री, जैसे देखो आप इंस्टीट्यूशन पे, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, आप इंस्टीट्यूशन में आते हो, एक फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म में जो जो जानकारी आप दे रहे हो वो की एट्रीब्यूट नहीं हो सकती, लेकिन कोई ऐसी जानकारी होगी जो इंस्टीट्यूशन ने आपको दी है, वो की एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो उन्होंने आपको दी है आपकी पहचान के लिए, ताकि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। भले आप उसको ईमेल नंबर दे दो, लेकिन वो उसको की एट्रीब्यूट नहीं बनाएगा। भले आप उसको फ़ोन नंबर दे दो, की एट्रीब्यूट नहीं बनाएगा। वो आपको एक स्टूडेंट आईडी देते हैं, वो की एट्रीब्यूट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। कल को बैंक में जाते हो आप, ठीक है, बैंक में जब जाते हो अपना पूरा फॉर्म भर देते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बैंक आपको देगा, वो की एट्रीब्यूट हो सकता है ना। आप सेंसस का डाटा भरवाने के लिए आधार कार्ड केंद्र पे गए, आपने सारी डिटेल दी, उन्होंने तुमको क्या दिया, आधार कार्ड नंबर, तो वो की एट्रीब्यूट हो गया। दुनिया भर के एग्जांपल है। तो इस पूरी डिटेल को जब भरोगे, एक बात बताओ, नेम कौन देगा, तुम दोगे ना, एज कौन बताएगा, नेम, ईमेल, कोर्स, फोन नंबर, फीस, हर्रे पे तो लिखा रहता है। एक बात बताओ, फीस वो नहीं बताते, ये हमारी गलतफहमी है। तुमने इंक्वायरी करके पहले फीस पता करी थी ना, तो वो अगर वो फीस में भर रहे हैं 90,000, तुम छूटते कहो है 20 बताया, तुमको मतलब फीस पता थी, ऐसे थोड़ा ना होता है। तुम कोई चीज़ लेने जाते हो, पता होती है ना तुम्हें फीस, ऐसे थोड़ी ना फीस पता नहीं होती है, तो गलत जा रहा है। वो खाली बताते हैं मुँह से, पता होती है तुमको फीस, जब भी तो लेते हो एडमिशन। ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुमको नहीं मालूम, वो उनको भी फिलहाल उस वक्त नहीं पता होती है, वो सिस्टम में डालते हैं, देन इट विल फाइंड, ऑटो जनरेट करके आपको आईडी देते हैं। तो उसको हम एक की एट्रीब्यूट बना सकते हैं। अच्छा, इमरजेंसी में किसी की स्टूडेंट आईडी नहीं है, तो यहां आप उसके रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ईमेल आईडी से, है ना, उसके फोन नंबर से। आपके बैंक में आप गए, उसमें काफी गिर गई तुम्हारी, तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा अकाउंट नंबर है, बैंक के पास चले गए आप, अब आप उनसे पैसा कैसे लोगे, आप बैंक में चले गए, आपकी कॉपी आपको नहीं मिल रही है, तो विच प्रोसेस यू यूज टू टेक द अमाउंट फ्रॉम द बैंक, रिक्वेस्ट होम में वो पूछेगा अकाउंट नंबर, अब पता ही नहीं अकाउंट नंबर, कॉपी गिर गई, तो वो कहेगा भैया अब नहीं हो सकता, वो आपकी क्या अप्रोच होगी, आपके पास आधार आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये अप्रोच आप लगाओगे, है ना। तो सबसे पहले वो अप्रोच भी तब लगवाएंगे, पहले कहेंगे FIR लाओ, पहले FIR मांगते हैं आपसे, आपकी कापी गुम हो गई, आप FIR ला के कागज में वो जमा करा दोगे, फिर उसके बाद बैंक वाला आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसमें वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेगा, कॉन्टैक्ट नंबर से आपके नंबर की पहचान होगी, डाटाबेस में डाल के तो वो आगे का प्रोसेस है। इन्हीं को कैंडिडेट की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब प्राइमरी की से डाटा ना निकले तो वहां पर हम यूनिक की से डाटा निकाल लेते हैं, यूनिकली तो आइडेंटिफाई वहां से भी होगा ना, तो वो हमारा वहां पर ऐसे, जैसे देखिए कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ, 4 लोग खड़े हुए, एक तो प्रबल दावेदार है, मतलब वो जीता हुआ है, कैंडिडेट है, अब वो काम करते करते लुढ़क गया, तो कोई कैंडिडेट तो होगा ना जो प्रबल दावेदार है। जैसे यहाँ पर प्रबल दावेदार 3 है ना, ईमेल और कौन है, फोन नंबर, एक आईडी, प्रबल दावेदार कौन है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। इसकी अनुपस्थिति में कौन है, फोन नंबर, ईमेल, ये हमारी कैंडिडेट की हो गई। अच्छा, जो आईडी है वो हो गया हमारा की एट्रीब्यूट, बाकी के जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारे नॉन की एट्रीब्यूट हैं, समझ में आ गया। की एट्रीब्यूट इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी हेल्प से बाकी सारे डाटा को निकाला जा सके। अगर आपने की एट्रीब्यूट बता दिया ना सिस्टम को, तो सिस्टम से आप उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हो, इसीलिए मस्ट है ये। अगर आप सिक्वल में आगे चलकर क्वेरी चलाओगे तो क्वेरी किसके आधार पर निकालोगे, की एट्रीब्यूट के आधार पर। अगर मैंने आपसे कह दिया डाटा निकालना है, इस बच्चे का डाटा निकाल के लाओ, मैंने कह दिया इस बच्चे का डाटा निकाल के लाओ, कुछ है नहीं हमारे पास, हमें बस नाम पता है अरुण, मैंने सिस्टम में चला दिया, 50 आ गए, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी ना, कैसे।
तो की एट्रीब्यूट की डिमांड करूंगा मैं कि मुझे उसकी आईडी बता दो आप। अगर आईडी नहीं होगी ना सिस्टम में तब मैं जाऊंगा चलो फोन नंबर ही बता दो, फोन नंबर ही बता दो, इक्का दुक्का कुछ तो आए। नाम से तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत सारे नाम रिपीट हो सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट होता है की एट्रीब्यूट, उससे जब काम ना बने तो यूनिक एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अभी टाइम बताओ। हो गया सर 40 हो गया। चलो क्लास ओवर, तुम लोगों को 12:30 तक बता दिया करो। दूसरे बच्चों की क्लासेस होती है। हाँ सॉरी 1:30 बजे तक बता दिया करो, ठीक है। दूसरे बच्चों की फिर कहते हैं कि इसके अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो क्लास